बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। साबिक आमिर अकबर बुगटी कत्ल केस में भी गिरफ्तार, गद्दारी केस में भी मुश्किल। परवेज मुशर्रफ को बचाने के लिए अमेरिका ने बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू कर दी। इंतखाबी जलसों में मुल्क की खारजा और दिफाई पॉलिसी पर भी बात होने लगी। इमरान खान बलोचिस्तान ऑपरेशन, मुनव्वर हसन जंग और कुछ तालिबान के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक खामोश और नवाज शरीफ ठट्टा में भी बड़ा जलसा कर गए। साबिक हुकूमत कुछ ना करने पर आवाम से मुआफी मांगे, नवाज शरीफ का मुतालबा। उसामा बिन लादेन और अमेरिका की एबटाबाद में खत्म होने वाली मोहब्बत का फसाना अभी तक अधूरा है। किसी सवाल का जवाब न मिल सका, 2 साल बीत गए। एक दफा फिर कराची में अब से कुछ देर पहले धमाका हुआ। MQM के दफ्तर के करीब यह धमाका हुआ है, बंस रोड पर, जहां बताया जा रहा है 7 अफराद जख्मी हुए हैं। बाबर सलीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। बाबर, क्या पता चल सका अब तक? मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू मजीद अपडेट ये कर दूं कि अब 9 अफराद जख्मी हैं इस धमाके में, जिनको सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये धमाका MQM के मरकजी इलेक्शन ऑफिस, जो कि बंस रोड पर फ्रेस्को चौक के नज़दीक बनाया गया था, इससे मुत्तसिल एक मस्जिद के वुजू खाने में हुआ है। बिल्कुल एडजेसेंट है ये मुत्तहदा का कौमी मूवमेंट का दफ्तर और ये वुजू खाना। जिस धमाके की शिद्दत जो है वो दीगर धमाकों की तरह, जो कि पिछले कुछ अरसे में हम देखते आए हैं, इंतहाई नौयत की थी। इस धमाके में जख्मी होने वाले तमाम अफराद को यहाँ से रिकवर कर लिया गया है। धमाका खेज मवाद के हवाले से क्या तफसीलात हैं, ये बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पहुँच चुका है और इस वक्त जांचने की कोशिश कर रहा है कि कितना और किस कदर धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। सिक्योरिटी के हवाले से आईनी शाहिदीन कहते हैं कि इस इलेक्शन ऑफिस के इतराफ में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। सही, बहुत शुक्रिया बाबर सलीम आपका। उम्मीद करते हैं कि जख्मी जो है वो ज्यादा जख्मी नहीं होंगे और उम्मीद करते हैं जल्द से एहतियात होंगी। तो फिर कराची को निशाना बनाया गया। MQM के दफ्तर के करीब ये धमाका हुआ और ये सूरत हाल कई दिनों से इसी तरह है और इस पर MQM, ANP और पीपल्स पार्टी कई दफा आवाज भी उठा चुके हैं। इसके अलावा खबर है कि साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की अकबर बुगटी कत्ल केस में गिरफ्तारी डाल दी गई है, यानी उनके गिर्द खींचे हुए हिसार पर एक और गिरह लग गई है। उधर गद्दारी केस में भी सुप्रीम कोर्ट में साबिक सदर का नातका हर गुजरते दिन बंद होता दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले इस केस में आला अदलिया के जजों पर तासुब बरतने का इल्जाम लगाने से भी नहीं चूका जा रहा। खबरों के मुताबिक परवेज मुशर्रफ साहब के वकील ने अदालत में दलाइल देते हुए साफ, शफाफ और बराह रास्त अंदाज में कह दिया कि तासुर यह कायम हो चुका है कि अदालत बजाते खुद मुतासिब है, जिसके बायस परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला किया जा सकता है। जस्टिस जवाद खाजा का जवाब था, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज होना ही मुतासिब है तो फिर यह दलील नहीं मानी जाएगी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने के लिए जज अफगानिस्तान से नहीं लाए जा सकते। परवेज मुशर्रफ के वकील का अदालत में यह एतराज था कि जस्टिस जवाद खाजा को मुकदमे से अलहदा हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 9 मार्च के इक़दाम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के जज के ओहदे से इस्तीफा दिया था। आप तो परवेज मुशर्रफ साहब की मुखालफत और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हिमायत करते आए हैं। आपको मुतासिब होने का तासुर साफ मिल रहा है। परवेज मुशर्रफ के वकील कमर अफजल ने जस्टिस जवाद खाजा से कहा कि आपने चीफ जस्टिस की हिमायत में इस्तीफा दिया। अरसलान इफ्तिखार का केस भी आपने सुना और इसी तरह यह बहस भी जारी रही। एक और खबर यह भी है कि अमरीकी वफ्द ने, सेनेटर्स के वफ्द ने भी परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की है। अखबारात में यह कहा जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है और केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इसी बारे में बात करेंगे परवेज मुशर्रफ के वकील अहमद रजा कसूरी से। अहमद रजा कसूरी साहब, इस बात में कितनी सदाकत है कि अमरीका समझ रहा है कि परवेज मुशर्रफ पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और वो कोई रास्ता निकालना चाह रहा है इस मामले का? बात यह है कि जहाँ तक ताल्लुक है जनरल मुशर्रफ का एक इंटरनेशनल क्लाउट और इंट्रोडक्शन का, वो तो अपनी जगह एक मुसलमान हकीकत है। ये प्रेजेंट जो पॉलिटिकल लॉट है, ही इज़ द ओनली पर्सन जिसको कि बैनुल अक़वामी दुनिया जानती है। और ये तमाम जो मुकदमात हैं जी, इनकी मिनट टू मिनट स्टोरी जो है तमाम दुनिया में जा रही है। कैमरा जो है उसको कमरा अदालत से निकाल के उस स्टोरी को तमाम दुनिया में फैला रहा है और दुनिया में तमाम जूरिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लॉयर्स, जजेस, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एवरीबॉडी इज वॉचिंग। और ये अदलिया का इम्तिहान का वक्त है और अदलिया का इम्तिहान ये है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीम टू हैव बीन डन।
अगर कहीं भूल चूक हो गई और कहीं ये तासर हुआ कि अदलिया जो है अपना पर्सनल जो है रंजिशों को सेटल कर रही है, तो दैट विल सेंड ए वेरी नेगेटिव मैसेज टू द होल वर्ल्ड। की अमेरिकी सेनेटर्स के वक्त की मुलाकात हुई है परवेज मुशर्रफ से, आप तस्दीक करते हैं इसकी? देखिए, बात यह है कि मैंने जैसे कहा कि जनरल मुशर्रफ के जो एक इमेज है और उनकी जो पहचान है वो दुनिया में है, वो पाकिस्तान के किसी और सियासतदान की नहीं है। अमेरिका भी फिक्रमंद है, यानी और बैनुल-अक़वामी कुव्वतों के साथ-साथ अमेरिका भी। आपने कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं, जनरल मुशर्रफ बाहर आएगा विद द फ्रंट डोर डिप्लोमेसी विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप देखें कि उसका जो कैनवस है इस वक्त इतना रेगुलरली उसमें इजाफा हो रहा है। कैसे बाहर आएंगे? अकबर बुख्ती कत्ल केस में भी उनकी गिरफ्तारी हो गई, बेनजीर कत्ल केस में पहली वो गिरफ्तार हैं, जजेस केस में भी गिरफ्तार हैं। ये सारे टेक्निकल अरेस्ट हैं। ही इज ऑलरेडी देयर, तो वो तो एक टेक्निकल अरेस्ट होती जा रही है। ये सारे मुकदमात, अब मैं जो बात कर रहा हूँ एज ए लॉयर कर रहा हूँ, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, क्योंकि मेरे दो शख्सियत के हिस्से, एक मैं सियासतदान हूँ, साथ में एक सीनियर लॉयर भी हूँ। एज ए लॉयर मैं बता रहा हूँ कि ये तमाम मुकदमात जो हैं ये झूठ पर मबनी हैं, ये कंकॉक्टेड हैं, ये फेक हैं, और ये सिर्फ एक झटके की मार है। ये 5 साल से तो बेनजीर कत्ल केस चल रहा है, कैसे इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? मुझे बताएं, परवेज मुशर्रफ साहब के बारे में जो कहा जा रहा था, आपने भी बात की। में कोई एविडेंस है ही नहीं, इनमें एविडेंस है ही नहीं, ये सिर्फ बनाए गए थे। ये सारी जो कॉक एंड बुल स्टोरी डेवलप की, और कोई आप सीनियर वकील हैं, आप जानते हैं हमारे यहाँ साल लग जाते हैं। पाकिस्तान के अवाम की अदालत में जाने से रोका गया, और जिसमें के ये रायवंड ग्रुप जो है उसमें पेश है, और उसका जो है बाकी फोर्सेस के साथ एक अंडरस्टैंडिंग का मलाप से जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान के अवाम की अदालत से रोका गया, बिकॉज दे न्यू कि इनका जो 8 साल का जो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो जब वो पेश करेंगे पाकिस्तान के अवाम के सामने, अगर आप कहते हैं रायवंड का आप जिक्र करते हैं, तो अमेरिका उन पर दबाव क्यों नहीं डालता कि परवेज मुशर्रफ पर इस तरह दबाव ना बढ़ाया जाए? देखें, बात ये है कि रायवंड वाले तो पहले ही बेचारे खामोश थे। उनको जो अपना जो सऊदी अरेबिया से जो उनको इंस्ट्रक्शन मिली, तो वो तो आपके सामने है कि जो कि रोज बयान देते, थकते नहीं थे कि आते ही पकड़ लेंगे, वो कर लेंगे, तो वो आप तो खामोश हो गए। अपनी 2nd और 3rd ईयर ऑफ लीडरशिप से बयान दिलाना शुरू किया। देखिए, बात यह है कि जनरल मुशर्रफ जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड को पता है कि ही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस कंट्री, और ये वो खिता है जहां जो कि सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के संगम पर है, और अगले 50 साल दुनिया की निगाह इस खिते पर है। तो मामला आसानी से हल हो सकता है। अगर सऊदी अरब के कहने पर आप जिनको कह रहे रायवंड वाले वो खामोश हो सकते हैं, तो अमेरिका के कहने पर तो फिर रिहाई भी मिल सकती है, या बाहर जा सकते हैं मुल्क से। देखिए, रिहाई हमने यहीं रहना है। अगर कोई ये समझता है कि रिहाई के बाद जनरल मुशर्रफ कोई दुबई चले जाएंगे या लंदन चले जाएंगे, नो, ही हैज कम परमानेंटली टू स्टे विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड उनका जो फ्यूचर है वो विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान है। और जिस किस्म की इस वक्त उनको सपोर्ट मिल रही है, जिस किस्म का जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पैगामात आ रहे हैं और जो हमें टेलीफोन लोगों के आ रहे हैं, दैट्स अमेजिंग कि जिस तरह उनका एक राइज, उनका ग्राफ में पॉपुलैरिटी ग्राफ में उनका राइज हो रहा है, दैट्स अमेजिंग। यानी इसी तरह काम चलता रहा। यानी आपका ख्याल है कि वो पॉपुलर हैं, इन जो मुकदमात हैं उनका परवेज मुशर्रफ यहीं पर रहकर सामना करेंगे और किसी से नहीं कहेंगे कि मुझे बाहर जाने के लिए कोई सेफ पैसेज दिया जाए। अहमद रजा कसूरी, ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी, वकील परवेज मुशर्रफ के हमारे साथ थे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे स्टोरी के साथ। इंतखाबी जलसों में मुल्क की खारजा और दिफाई पॉलिसी पर भी बात होने लगी। इमरान खान बलोचिस्तान ऑपरेशन, मुनव्वर हसन जंग और कुछ तालिबान के खिलाफ हैं। आज जलसों का दिन था, इंतखाबी मुहिम का जोबन उरूज पर नजर आया। सियासी जलसों की खास बात यह है कि इनमें अब सिर्फ मुखालिफिन पर तनकीद ही नहीं की जाती, बल्कि मुल्क की दिफाई और खारजा पॉलिसी पर भी
खूब शोला बयानी हो रही है। आज MQM ने कराची में बड़ा जलसा किया, जिससे खिताब में अल्ताफ हुसैन ने तालिबान ही नहीं उनकी हिमायत करने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया। अल्ताफ हुसैन कह रहे थे तालिबान से मिलने वाले रहनुमा अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, लेकिन MQM ऐसा नहीं होने देगी। कुछ लोग अपनी मर्जी का इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं, मगर डंडा बरदार शरीयत कबूल नहीं की जाएगी। MQM दहशतगर्दी की जंग को पहले ही पाकिस्तानियों की जंग करार दे चुकी है, जिसका सवाल आर्मी चीफ जनरल शफाक परवेज कियानी ने उठाया था। लेकिन दूसरी तरफ जमात इस्लामी का जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज पेशावर में जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने मुल्क में जारी दहशतगर्दी का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराया। मुनव्वर हसन कह रहे थे अगर जमात इस्लामी बरसरे इख्तिदार आई तो मुल्क को इस जंग से बाहर निकाला जाएगा। यही ख्यालात तहरीक इंसाफ के हैं, जिसका इजहार इमरान खान बहुत देर से करते आ रहे हैं। कल बलूचिस्तान में लोरालाई और सिबी में जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने यह भी कह दिया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी तो बलूचिस्तान में फौजी ऑपरेशन खत्म कर देंगे, जहां बजाहिर कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा है। हमारे साथी हबीब अकरम अभी हाल ही में बलूचिस्तान से होकर आए हैं। हबीब अकरम कहते हैं बलूचिस्तान में FC मौजूद ना हो तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। खैर ये बहस फिर किसी वक्त सही। अभी सवाल यह है कि जलसों में बड़े बड़े दावे करने वाले रहनुमाओं को अंदाजा है कि ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का मामला है। क्या उन्हें खबर है कि खारजा और दिफाई पॉलिसियां कभी भी सियासी क़यादत ने नहीं बनाई? फिर इन दावों की क्या हकीकत है, इसी पर बात होगी। हमारे साथ हैं फारूक अमजद मीर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। फारूक अमजद मीर साहब, कैसे फौज वापस वहां से बुलाई जाएगी बलूचिस्तान से? अभी तो ऑपरेशन वहां पर शुरू हुआ है, लोग कहते हैं हम वोट डालने नहीं जाएंगे, अमला कहता है कि हमें तो जान का खतरा है। कैसे हम वापस बुला लेंगे? देखें, अगर अल्लाह करेगा हुकूमत आएगी तहरीक इंसाफ की तो इलेक्शन के बाद आएगी ना। इलेक्शन तक तो जो मौजूदा निगरान हुकूमत सोच रही है वो करे। बात यह है कि आपने डिप्लोमेसी को मौका ही नहीं दिया, ना बलूचिस्तान में ना तालिबान वाले मामलात में, और हम 5 साल से ये लड़के देख रहे हैं कि जो मतलूबा नताइज हैं वो हासिल नहीं हो रहे। बात यह है कि सियासतदानों ने पहले काम करना होता है, उसके बाद जहाँ पे थोड़ा बहुत जो है वो जरूरत पड़े वहाँ पे फौज भेजी जाती है। अवामी नेशनल पार्टी APC बुलाती है, उनके वज़ीर आला को जो है टारगेट कर दिया जाता है। फजलुर रहमान साहब कोशिश करते हैं, टारगेट्स बढ़ते चले जाते हैं। स्वात में कोशिश की गई, कोई हल नहीं निकला। कैसे हल निकलेगा? बलूचिस्तानी की बात कर लेते हैं। वहां पर बुलाया जा रहा है कि फौज के हवाले कर दिया जाए कोयटा को, FC नहीं तो फौज के हवाले किया जाए। यही तो फर्क है दूसरी पार्टीज में और हमारे। हम फौज को बिल्कुल आखिरी हल समझते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज शायद फौज को पहला हल समझती हैं। ये आप तसव्वुर रखें, किसी गैर मुल्क की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के इंटेग्रल पार्ट की बात हो रही है, जहां पे मेरे और आप जैसे पाकिस्तानी बसते हैं। वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, वो औरतें भी हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं। बात यह है कि आप जब फौज को भेजेंगे, फौज का काम है जो सियासतदान उनको कहेंगे, जो हुकूमत कहेगी वो उन्होंने करना है, लेकिन ये हुकूमत का काम है कि पहले फैसला करे कि हमने मुज़ाकरात करने या नहीं करने। दहशतगर्द फौज को निशाना बनाए, फौज चुप करके बैठी रहे। जवाब देना और बात होती है, ऑपरेशन करना और बात होती है। दहशतगर्द फौज को निशाना बनाए, फौज ने इजाजत लेने नहीं आना होता कि हम इनके पीछे जाएं और इनको मारें। फौज को जब भेजा जाता है सियासी हुकूमत की तरफ से, वो अलग बात होती है, क्योंकि उस वक्त जो है वो आप सियासी, मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत जब नाकाम होती है फिर फौज का काम शुरू होता है। सियासत को जब आप मौका ही नहीं देंगे। सियासत 17 पार्टीज हैं, आपकी पार्टी उसमें शामिल है। सिंध में कहा जाता है कि फौज आनी चाहिए इलेक्शंस के दौरान। ये बम धमाके आपके ख्याल है इलेक्शंस के फौरी बाद अगर PTI आ जाती खुद ब खुद रुक जाएंगे? ना, ये देखे बात से हम उसमें शामिल हैं कि इलेक्शन के लिए, पुरअमन इलेक्शन के लिए फौज आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बात दूसरी कर रहे हैं, आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। बात यह है कि अगर PTI की हुकूमत आएगी और हम मुज़ाकरात शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली जब ड्रोन हमले उससे पहले हम बंद करा चुके होंगे, जब अमेरिकी जंग से हम बाहर निकल चुके होंगे। कैसे बंद कराएंगे? ये हम कराएंगे ना। कैसे कराएंगे? आप कहेंगे जी ड्रोन गिरा दिया जाए, बस सीधी सी बात। यार आप एक बात समझे, दुनिया में किसी मुल्क में जब बाहर से एक जहाज या मिसाइल आके वहां के लोगों को मार रहा हो, और परवेज मुशर्रफ ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि हमने इजाजत दी थी, अगर कोई इजाजत है करारदादे हैं तो इस पार्लियामेंट की रोका जाए। इसीलिए देखें, पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत ने अमेरिकी जंग को अपनी जंग समझ के लड़ा है और इसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। हम इस जंग को पाकिस्तान की जंग नहीं समझते, हम इस जंग से बाहर आएंगे। ड्रोन आएंगे बलूचिस्तान पर आते हैं, अगर वहां आपका मतलब है हुकूमत पाकिस्तान अगर चाहे कि ड्रोन ना आए तो अमेरिका की यह हिम्मत है कि पाकिस्तान में ड्रोन भेजेगा? मैं आपको बता रहा हूं नहीं भेजेगा। आपका ख्याल है अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आती है हमें इजाजत मिले हम गिरा देंगे, आप तो हम इजाजत देंगे ना, लेकिन उससे पहले अमेरिका को समझाएंगे कि बाद आ जाओ, इतने दिन में फैसला ना करें। और अमेरिका समझ जाएगा? क्यों नहीं समझेगा?
बात यह है कि जब आपको ये पता हो कि ये हुक्मरान अमेरिकी पिट्ठू नहीं है और अमेरिकी जानते हो, फिर आपसे बराबरी की सतह पे बात होगी। 2 मई एबटाबाद ऑपरेशन भी हुआ था, किसी से पूछ के नहीं हुआ था, उस पर हमने आगे बात करनी है। गैस की पाइपलाइन उड़ाई जाएं, बिजली के टावर्स उड़ाए जाएं, क्या करें आप? ऑपरेशन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बैठे ऑपरेशन करके आपने देख लिया, कोई नतीजा निकलने की लश्कर-ए-तैयबा उम्मीद का है? दफ्तर जो है कोई मुस्लिम नतीजा लीग निकलने के- की उम्मीद है? कोई नतीजा निकलने की उम्मीद है? नहीं है। सियासी जराए को पहले मौका देना होगा, फिर जब ये लोग आइसोलेट हो जाएंगे, जब चंद लोग रह जाएंगे, जब अमेरिकी और अभी पाकिस्तानी चंद लोग नहीं है, अभी चंद लोग नहीं, उनकी लश्कर-ए सपोर्ट है। रईसानी जैसे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ना, ना, उनके दफ्तर को उनके- निशाना बना रहे हैं। देखिए, मुस्लिम लीग नून इन के ज़ाहिरी लोगों- साहब जो है, उनका बेटा, भतीजा, भाई शहीद हो जाता है। मैं आपको बात बताऊं, ज़ाहिरी साहब वाला किस्सा जो है वो एक अलग चीज़ है, वो कोई लोकल चीज़ है जिसका जो है वो तालिबान और दूसरे मामला से ज़ाहिरन कोई तरीका नहीं लगता। जहां हम बात कर रहे हैं सारे पाकिस्तान की, आप कबायली इलाकों से भी फौज वापस बुलाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल फौज वापस बुलाएंगे। और उसके बाद ये धमाके, ये खुद कुछ नहीं धमाके ये दूसरे देखें, नहीं होंगे। फौज के होने के बाद हो रहे हैं ना उधर धमाके, इसका मतलब और ये अगर है, ना हुई तो ज्यादा बस हो जाएंगे, नहीं उनको होगा, आजादी मिल जाएगी, नहीं जहां होगा। उनका दिल करेगा। सियासत को अब भी मौका कर रहे दें, हैं, उसके बाद तो और उन्हें खुली देखें, छुट्टी मिल जाएगी। हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि जो रिटायर्ड जनरल है या कोई सर्विंग जनरल है, वो कहते हैं कि सियासतदानों से बात करने की जरूरत नहीं है, हुकूमत जो है वो मुझे अवाम स्वात में क्या सियासतदानों को पूरी देती है। कोशिश नहीं की गई, क्या? मजबूर होकर नहीं ऑपरेशन हुआ स्वात में। स्वात में ठीक हुआ ना, पहले मुज़ाकरात किए गए, यहाँ भी यही कुछ नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना, मुज़ाकरात नहीं हुए बलोचिस्तान में, मुज़ाकरात नहीं हुए तालिबान के साथ, ये फर्क है। तो फिर स्वात आप- में वो आइसोलेट हो गए थे, इस वजह से फौज का जिनकी ऑपरेशन वो जो है, जमानत मांगते हैं, वो जमानत आप ले यार, लें, जब फिर शुरू कर लें। मुज़ाकरात किस बात पे होते हैं? जब आपका कोई इख्तलाफ हो, अगर सारी शर्तें हमने उनकी मान लेनी है तो फिर मुज़ाकरात किस चीज की होने हैं? देखते इस हैं वजह से अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इंशाअल्लाह। किस तरह से वो तमाम फौज करके को वापस दिखाएंगे बुलाएगी और इंशाअल्लाह। दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। फारूक अमजद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे स्टोरी के साथ। पीपल्स पार्टी अभी तक खामोश और नवाज शरीफ ठट्टा में भी बड़ा जलसा कर गए। साबिक हुकूमत कुछ ना करने पर आवाम से मुआफी मांगे, नवाज शरीफ का मुतालबा। इंतखाबात में 9 दिन रह गए हैं और पीपल्स पार्टी अब तक खामोश है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जलसों पर जलसे करती उसके गढ़ कहलाने वाले सुबह सिंध तक जा पहुंची है। आज नवाज शरीफ साहब सिंध में थे, जहां उन्होंने ठट्ठा में बड़ा जलसा करके साबित कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी के इस कले में दरारें डालने में कामयाब हो चुके हैं। जलसे में उन्होंने लोगों से पूछ कर उन्हें पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत के अजाब गिनवाए, पीपल्स पार्टी को सैलाब का जिम्मेदार ठहराया, लोगों को याद दिलाया इस सैलाब ने उनके घर, मवेशी, फसलें सब कुछ उजाड़ दिया, मगर हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन की खबर लेना तक गवारा नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के सदर कह रहे थे कि यह पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसने अपने दौर में रिकॉर्ड 10.5 खरब रुपए के कर्जे लिए पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख कर दिया। पीपल्स पार्टी को अपने इस जुर्म पर पूरी कौम से मुआफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कराची एयरपोर्ट पर भी मुस्लिम लीग नून के सदर ने यह बात दोहराई। उन्होंने यह भी कहा वोट मिले ना मिले कराची पर जान निछावर कर देंगे। नवाज शरीफ कह रहे थे हुकूमत मिली तो कराची की सियासी जमातों के अस्करी विंग्स खत्म कर देंगे, कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाएंगे। नवाज शरीफ तो ये बात करके ठट्ठा चले गए, मगर इसकी गूंज कराची की फजाओं में रही और इसका जवाब एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने अपने जलसे में दिया। अल्ताफ हुसैन कह रहे थे एमक्यूएम का कोई अस्करी विंग नहीं, हैरत है कि अस्करी विंग कराची में है मगर गोलियां पंजाब में क्यों चलती हैं। खैर, इस पर फिर कभी बात होगी। अभी सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ का कहना दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी को इस बार वोट मिलता नजर नहीं आ रहा? वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी फील्ड में रहे। सवाल यह भी है क्या वाकई सिंध में पीपल्स पार्टी मकबूलियत खो चुकी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सईद गनी, जो कि रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सेनेटर साहब, इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, मियां नवाज शरीफ साहब जो कुछ कह रहे थे आप और देखने वाले एक दफा सुन। पीपल्स पार्टी आज मैदान से इसलिए गायब है कि उसने पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। ये तस्लीम करो कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए। ये कहो कि हाँ हम माफ़ी चाहते हैं कौम से क्योंकि हम कौम की। सेनेटर सईद गनी साहब, क्या कहेंगे आप? माफी मांगनी चाहिए पीपल्स पार्टी को? उसामा, पहली बात तो ये है कि जिसको आप कह रहे हैं बहुत बड़ा जलसा किया है, आपने जो फुटेजेस दिखाई हैं ज़रा आप भी गौर से देख लीजिएगा और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें कितने लोग थे। दूसरी बात यह है कि इनको ये पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही है और वो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है। अगर पीपल्स पार्टी इतनी ही कमज़ोर थी ना तो इन्हें सिंध में चूँ चूँ का मुरबा बनाने की ज़रूरत नहीं कि दुनिया जहान की पार्टियाँ जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं उन्होंने अपने साथ मिला ली है
और उसके बाद भी मैं आपको ये कह रहा हूं और ये नोट कर लीजिएगा, सिंध में पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला पहले से ज्यादा नशिस्तें लेगी। और ठट्टा में जहां ये जलसा करके आए हैं, जिस जगह पर उन्होंने जलसा किया है, पीपल्स पार्टी ये नशिस्त भी बहुत भारी अक्सरियत से जीत रही है, बावजूद उस हकीकत के कि हमें जलसे करने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें रैलियां निकालने में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फील्ड में आप लोग नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो चाहते हैं आप फील्ड में रहें। मैं ये मानता हूं कि बहुत बड़ा जलसा आपकी नजर में ना सही, लेकिन फिर भी दरारें डलती तो नजर आ रही हैं कि सिंध गढ़ है आपका, वहां पर इतना जलसा ही सही मुस्लिम लीग नून का। देखें उसामा, पहले भी वहाँ से पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट कुछ न कुछ पड़ता रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत लेती रही है। जलसे इस किस्म के पहले भी होते रहे हैं, कोई बड़ी बात और अनोखी चीज़ नहीं है जो आज आप जलसे को दिखा रहे हैं जी। लेकिन एक चीज़ मियाँ साहब ने दुरुस्त कही कि हमें कौम से माफ़ियाँ बिल्कुल मांगनी चाहिए। हमें कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने एक सियासी फैसला करते हुए नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो पाबंदी थी कि तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, वो पाबंदी हमने ख़त्म करवा दी। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए इस कौम से कि नवाज शरीफ साहब 2008 के इंतखाबात से 2 मरतबा बाइकआउट करके गए थे और ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी जिन्होंने उसको उस बाइकआउट पर ख़त्म करवाया और उसको वापस लेकर आए। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से और अपने वोटरों से कि नवाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी की क़यादत खासतौर पर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए, उनकी सारी ज़िंदगी अजीरन करके रखी, लेकिन मोहतरमा ने कुशादा दिल का मुजाहरा करते हुए इनको AID में भी शामिल किया। इन्होंने जनरल मुशर्रफ से मुआहिदा किया, मुल्क छोड़कर भाग गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर भी इनको सीने से लगाया और पाकिस्तान की सियासी जो ग्राउंड है उसके अंदर इनका एक किरदार बनाया। हमें बहुत सारी माफिया कौमों से मांगनी चाहिए कि जो काम हमने सिर्फ इस मुल्क में जमहूरियत को पनपने के लिए किए, जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए किए, लेकिन नवाज शरीफ साहब को आज वो काम बुरे लगते हैं। सियासत करना बिल्कुल उनका हक है, उन्हें इस बात की इजाजत है कि वो मुझे बताएं कोने में जाएं और अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे, लेकिन जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, क्या अहलियाने कराची की नब्ज पर वो हाथ नहीं रख रहे जब वे कह रहे हैं रोशनियां लुटाएंगे, कराची की अस्करी विंग्स सियासी जमातों के खत्म करेंगे, आपकी हुकूमत ना कर सकी ये काम? उसामा, ये मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी पहले रही है सिंध में, जो जबरी तौर पर उन्होंने बना ली थी। अक्सरियत पीपल्स पार्टी की होती थी लेकिन हुकूमत में ये बना लिया करते थे। उस वक्त भी इन्होंने कराची के अंदर एक ऑपरेशन किया था और वो फौजी ऑपरेशन था। उस फौजी ऑपरेशन के बाद भी कराची में अमन बहाल नहीं हुआ। कराची में अगर किसी ने अमन बहाल किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 1993 से लेकर 1996 तक की, और उस हुकूमत के बाद फिर मियां नवाज शरीफ साहब इख्तियार में आए थे। और मुझे ये बताएं कि 96 में पीपल्स पार्टी ने कराची का अमन जहां छोड़ा था, क्या उन्होंने उस अमन में मजीद बेहतरी की या खराबी की? तो ये तारीख की बातें हैं और हकायक हैं जो लोगों को पता है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक प्रॉब्लम है कि आज वो एक ऐसी कुव्वत के जरिए इख्तियार में आना चाहते हैं जिसको इस मुल्क के लोग पसंद नहीं करते हैं। दहशतगर्दों ने पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और MQM को धमकियां देकर उनके वोटर्स को खौफजदा कर कर कोशिश की है कि हम दीवार के साथ लग जाएं। और मियां नवाज शरीफ साहब देते हैं कि कारकर्दगी ऐसी रही है, खुला हुआ है, हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है बलूचिस्तान में, लेकिन हम फिर भी जलसे कर रहे हैं। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त हो सकती है, लेकिन 5 साल में 7,000 से ज्यादा लोग कराची में जाम बाक हुए, ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। उसामा, मेरी बात सुने। देखें, जहरी साहब पर जो हमला हुआ जिसमें उनकी फैमिली के लोग मारे गए, हमें बहुत अफसोस है, इस किस्म के वाकयात नहीं होने चाहिए, लेकिन उसके पीछे कुछ और अवामिल थे। उसके पीछे ये फैक्टर नहीं था जो पीपल्स पार्टी, MQM और NP को जो टारगेट कर रहा है। आप अगर मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत पर तारीख डालें तो इन्होंने इख्तिदार हासिल करने के लिए और अपने इख्तिदार को बचाने के लिए हमेशा जहां जहां से इनको मदद मिली उन्होंने मदद दी है, चाहे वो ISI से पैसे लेने की सूरत में हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का रूहानी ज़ियाउल से रूहानी बेटा बनने की सूरत में हो, चाहे कोई और सूरत हो, इन्होंने हर जायज नाजायज तरीका इख्तियार किया है इस मुल्क में हुक्मरानी करने के लिए और अपने इख्तियार को तूल देने के लिए। लेकिन इस मर्तबा वो वाज़ेह तौर पर खुलकर इस मुल्क के लोगों के सामने आ गए हैं कि वो दहशतगर्दों के बलबूते पर इस मुल्क का इख्तियार हासिल करना चाहते हैं। सिंध में नारा लगाया है, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों वोटर इसको मुस्तरद करेंगे। सिंध में जो नारा लगाया है कि सैलाब ज़दगान की मदद नहीं की, क्या लोग इस पर वोट नहीं देंगे उन्हें? ये तो 11 मई को आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी ना जी। पाकिस्तान में सैलाब आया लेकिन सबसे ज्यादा मुतासिर सिंध हुआ। चले एक आखिरी सवाल, नहीं, मुसलसल 3 सालों तक ये चीजें हुई हैं और पीपल्स पार्टी 10.5 खरब के कर्जे, उसामा मुझे मुकम्मल करने दें। अच्छा, 10.5 खरब के कर्जों का भी जवाब दे दें साथ ही, अपने दौर में 10.5 खरब के कर्जे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने वसाइल महदूद होने के बावजूद भी सैलाब ज़दगान की जितनी इमदाद की है उसकी तारीख में आपको मिसाल नहीं मिलेगी, और इसका फैसला आपको 11 मई को सामने आ जाएगा कि वो इलाके जहां पर लोग मुतासिर हुए थे वो किस तरह पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं।
जहां तक आपने कर्जों की बात की है, ये बात भी ध्यान में रखें कि कर्जों की शरह अगर बढ़ती है तो आपके मुल्क की जीडीपी भी दुगनी हुई है। इस मुल्क में जो जो टारगेट्स 65 साल में हासिल नहीं हो सके, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 सालों में हासिल किए हैं। तो जहां जहां आपकी हर चीज में इजाफा हुआ, यकीनी तौर पर कर्जों में भी हुआ होगा, लेकिन उसका बुनियादी सबब यह है कि बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं उनसे आपको इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है वो आपको इतनी सपोर्ट नहीं कर रही थी, और आपका मुल्क हालत जंग में था। IMF से हमने कर्जा लिया, दोबारा हम कर्जा लेने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, ठीक है सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जो इल्जामात आप पर लगाए जा रहे थे उनका जवाब आपने दिया। देखते हैं लोग 11 मई को किसे वोट देते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं आपका फिर एक दफा अदा करता हूं। सेनेटर सईद गनी हमारे साथ है। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद मिलेंगे इस स्टोरी के साथ। उसामा बिन लादेन और अमेरिका की एबटाबाद में खत्म होने वाली मोहब्बत का फसाना अभी तक अधूरा है। किसी सवाल का जवाब न मिल सका, 2 साल बीत गए। एक मारूफ शायर का शेर है कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ये शेर पाकिस्तान पर सादिक उतरता है। रोज़े अव्वल से ही देख लें, पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह थे और उनका हुक्म ना मानने वाला जनरल ग्रेसी। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान थे और वो क्यों कत्ल कर दिए गए, ना उनके बच्चे जान सके और ना ही हम। भुट्टो को उस जुर्म में सजा सुना दी गई थी जिस पर आज अदालत शर्मिंदा है। भुट्टो का दूसरा जुर्म 90,000 जंगी कैदी फौजियों को आजाद करवाना था, मगर वो फांसी पर लटका दिया गया और उनके कत्ल की साजिश तैयार करने वाले को झंडे में लपेट कर सलामी मिली। नवाज शरीफ का जुर्म यह था कि वो एक जर्नैल की गलत कारी के नतीजे में फंसने वाली फौज को वापस लेकर आए, मगर कारगिल के बर्फपोश पहाड़ों से उतरने वाले एक जर्नैल ने उन्हें उठाकर मुल्क से बाहर फेंक दिया। बेनजीर भुट्टो का जुर्म सिर्फ इतना था कि उस भुट्टो की बेटी थी जिस भुट्टो को एक जर्नैल ने फांसी लगवाया था, वो इस जुर्म में पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा करार दी गई। मगर बेनजीर भुट्टो ने वफा के ऐसे सबक याद कर रखे थे कि जिन्होंने पाकिस्तान को एटमी मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, मगर फिर भी वो एक जाह तलब जर्नैल की साजिश का शिकार हुई। साबिका हुकूमत भी अदम तसादुम का पक्का सबक याद करके रखा हुआ था उसने, मगर सजाएं उसको भी पूरी मिली। इस हुकूमत ने अपनी कमजोर रीढ़ की हड्डी के बावजूद पाकिस्तान के दिफाई उहदेदारों से सवाल किया था कि उसामा बिन लादेन की खबर उन्हें क्यों नहीं, और उसामा की हलाकत के लिए आने वाले अमरीकी अजल नवाजों से वो बेखबर किस तरह रहे। वो आए तो कैसे, खैर आए तो फिर आकर वापस कैसे चले गए। मगर यूसुफ रजा गिलानी लाचारगी में ये कहते थे कि हमने उसामा का सवाल किया और उल्टा हम ही से पूछा जा रहा है कि अमरीकियों को वीजे किसने दिए। जरा गौर कीजिए, बहुत से सवाल अभी पाकिस्तान की तारीख में इल्तवा का शिकार है। एक सवाल सकूत बंगाल का, एक सवाल लियाकत अली खान के खून का, एक सवाल बेनजीर के बेजान वजूद का, एक सवाल बस्ती लाल कमाल में ढेर होने वाले जहाज का, एक सवाल तालिबान की अलगार का, एक सवाल ओजड़ी कैंप की पुरस्कार रात का, कारगिल में शहीद होने वालों की तादाद का। गर्ज जवाब तलब सवालों का एक ढेर है और हैरत से फटी आंखें लिए ये कौम जिसको हर बर्पा होने वाले साहने पर कमीशन का एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है। उसामा बिन लादेन से पहले क्या था और 2 मई के बाद क्या हुआ। पाकिस्तान के साथ होने वाले इस घिनौने मजाक को गुजरे 2 साल हो गए, मगर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट न आने पर एक और घिनौना मजाक शुरू हो चुका है। ये मजाक आखिर कब तक? यही सवाल आज मेरी जुबान पर है तो कल आम होगा। बात करते हैं दिफाई तज्जिया निगार इम्तियाज गुल से। इम्तियाज गुल साहब, आपने इस बारे में किताब भी लिखी, ये हकीकत हमेशा की तरह दबा दी जाएगी? अब लगता यही है कि शायद इस हवाले से भी हमें मालूम ना हो सके। मेरा अपना ये ख्याल है कि इसकी 2 जहतें हैं। एक तो ये कि अगर तो उसामा बिन लादेन, उसके ख़ानदान और ISI या हमारे जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसके माबैन कोई ताल्लुक़ था, तो उसकी वजह से एबटाबाद कमीशन को ना तो कुछ बताया गया, ना ही एबटाबाद कमीशन ख़ुद ये मालूमात हासिल कर सका, और उस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जो भी अगर मामलात इन हमारे सरकारी एजेंसीज़ और उनके दरमियान थे वो हमेशा सेग़ राज़ ही में रहेंगे। दूसरे एक समाजी पहलू है, उसकी तवील तारीख़ है। वो ये है कि जिस मुल्क में इब्तदाई से साजिशों का सिलसिला शुरू हो जाए, जिस मुल्क में इब्तदाई से एक हुक्मरान तबका है, चाहे वो फ़ौजी थे चाहे वो जागीरदार थे, उनकी वजह से निज़ाम बिगड़ कर रह जाए और वो उमूर ममलिकत पे काबिज़ हो जाए, तो एक पर्दापोशी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ऐसा सिलसिला शुरू हुआ 1954 से, जो कि आज तक चला आ रहा है। उन अवामिल पे पर्दे पड़े हुए हैं जिनका भी आपने इब्तिदा में जिक्र भी किया। इस पर्दापोशी से नुकसान क्या होगा अगर हम कभी हकीकत ना जान सके? उसामा बिन लादेन की हलाकत कैसे हुई, उसके बाद क्या हुआ, पहले क्या होता रहा?
नुकसान तो जाहिर है पूरी कौम को होता है कि हकीकत मालूम नहीं होती है, और हकीकत मालूम नहीं होती तो जो गलतियाँ की जाती हैं, जो ताले आज़मा आते हैं, अपनी गलत पॉलिसियाँ मुल्क पे मुसल्लत करते हैं, उनकी हकीकत मालूम नहीं हो पाती, और हकीकत मालूम नहीं हो पाती तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो जैसे हमने देखा जब उसामा बिन लादेन के हवाले से जो मामलात सामने आए, अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं किताब लिख रहा था, मुझे उस घर तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई, मैंने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन बाहर से एक सहाफ़ी आए, उन्होंने पैसे दिए, पता नहीं किसको दिए, उनको उस घर में भी ले जाया गया, वो अशिया भी दिखाई गई जो कि उस घर में मौजूद थी उस रेड के वक्त, और मेरा ख्याल है कि उनको कुछ किसी हद तक एक्सेस भी मिली। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अपने लोगों के साथ हमारे हुक्मरानों का, चाहे वो फ़ौजी थे या सिविलियन थे, वो मुखलिस नहीं रहे हैं, नहीं उन्होंने अपने लोगों पे एतमाद किया, जबकि बाहर के लोग जब आ जाते हैं तो ये उनके सामने बिछे बिछे चले जाते हैं। अमेरिका की भी मोहब्बत रही उसामा बिन लादेन से, वो जो कहानी सुनाते हैं क्या उसमें पूरी हकीकत है? मेरा ख्याल है काफ़ी हकीकत होगी, जो मुझे भी थोड़ा बहुत मालूम हो सका। मैंने कमीशन के कुछ अरकान ने मेहरबानी की, उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे बता दिया, कुछ मैंने दूसरे ज़राए से हासिल किया, ख़ुद बाद में मालूमात हासिल की, तो उसमें काफ़ी हद तक सदाकत है। मसलन जहाँ पे ये आबाद थे उससे कुछ ही फासले पे एक निजी हस्पताल है, इनके बच्चे और उनकी 2 बीवियाँ वहाँ पे जाती रही, उनके सबसे छोटे बच्चे की पैदाइश उस अस्पताल में हुई, सबसे जो उनकी यंगेस्ट जो ज़ौजा थी बेगम, उनकी चेहरे की सर्जरी भी उसी अस्पताल में हुई। तो अब मैं ये खुद से सवाल करता रहा कि ये लोग अगर आ जा रहे थे इस तरह अस्पतालों में, बल्कि वो CMH में भी, एबटाबाद के CMH में भी गए थे इलाज के लिए, तो इनको हमारे इदारों को मालूम क्यों नहीं हो सका? लिहाजा ये एक ऐसा मुहिम्मा है कि जो कि हम उस वक्त तक नहीं हल कर पाएंगे जब तक कि हम बराह रास्त हमें कोई बताए नहीं, और शायद इन्हीं वजूहात की वजह से कि शायद कि इनको कोई ना कोई शायद ताल्लुक़ मौजूद हो, एबटाबाद कमीशन के अरकान को भी बज़ाहिर कुछ मालूम नहीं हो सका। अच्छा, आपको लगता है कि ये अकेला वाक़या था, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, या दोबारा भी ऐसा हो सकता है कि अमेरिका जिसको चाहे इस तरह से ऑपरेशन करे और ले जाए? पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि बहुत सारे वाक़यात पहले भी हुए और आइंदा भी उम्मीद है कि होते रहेंगे, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि अगर तो आप ऐसा काम, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसे बैनुल-अक़वामी बिरादरी बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी समझे, तो उसके हुसूल के लिए या उस काम के मदावे के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी अमेरिका की सरबराही में ज़रूर मुदाखलत करेगी। उसको आप भले कोई भी नाम दे दें, लेकिन हमें हमारे लोगों को बहरहाल ये समझना होगा कि जब तक, मिसाल के तौर पे डॉक्टर ईमान अल-ज़वाहिरी का अब तक नहीं मालूम, पता नहीं चल सका कि वो कहाँ हैं, कोई पता नहीं है कि वो भी कल पाकिस्तान से निकल आए। ज़ाहिर अगर CIA को पता चल गया कि वो भी पाकिस्तान में कहीं पे छुपे हुए हैं, तो वैसा ख्याल है कि CIA वाले गुरेज नहीं करेंगे कमांडोज को, और वो इससे इनकार भी नहीं करते, अमेरिकी से इनकार भी नहीं करते। आखिर में ये फरमाएगा, कमीशन ने सही काम किया, एबटाबाद कमीशन ने सही तरह से पूछगछ की है? देखिए, जो उनके बस में था उन्होंने किया, बेशुमार पता नहीं 276 या 176 लोगों को उन्होंने बुलाया, गवाहियाँ ली, एबटाबाद गए, ISI के पास गए, आर्मी के जर्नैलों से उन्होंने पूछगछ की, हम भी उसमें शामिल थे, हमें भी बुलाया गया, लेकिन हम तो पेरिफेरी पे रहने वाले लोग हैं, लोगों की सुनी सुनाई बातें, एक से इंटरव्यू किया, दूसरे से इंटरव्यू किया, जो असल लोग अगर इसमें मुलविस थे उन तक या तो उनकी रसाई नहीं हो सकी, या अगर रसाई हुई तो उन्हें कुछ बताया नहीं गया, या अगर बताया गया है तो जाहिर है वो हमें अब कौम को नहीं रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? इन्हीं वजूहात की वजह से कि शायद उसमें कुछ ऐसे नाम हो, कुछ ऐसे हकाइक हो जिसकी वजह से बराह रास्त हमारे इदारों पे नाम आता हो, तो उसमें मुनासिब ही समझा गया कि इसको पब्लिश ही ना करें। जी, इम्तियाज गुल साहब, आपसे किस नौइयत के सवाल किए थे कमीशन ने? हमसे तो ये पूछा गया कि हमें इस बारे में क्या मालूम है, उसामा बिन लादेन के हवाले से उनके इर्द गिर्द का कोई हल्का था, कोई ऐसे लोग आया थे जिनके साथ हमारा ताल्लुक़ हो, जो कि उनके लिए बराह रास्त बेवास्ता काम करते रहे हों। हमने 1-2 लोगों के नाम बताए कि आप पता कर लें, शायद वो लोग उनके लिए, जिसको कहते हैं सोशल फैसिलिटेटर का काम कर रहे हों, अपने तहीं पे उन्होंने कोशिश की। लेकिन मैं एक और बात आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के इदारों में इतना ज़्यादा दमखम नहीं है जितना हम उन्हें कहते हैं। मतलब मेरे अपने सहाफ़ती करियर में ऐसी कई मिसालें आई हैं कि हमें फिर शक हो जाता था कि वाकई ये इदारे अपना काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज गुल साहब, दिफाई तज्जिया निगार, और किताब भी लिख चुके हैं उसामा की हलाकत के हवाले से, जिस तरह वो भी कह रहे थे कि शायद कभी भी पता ना चल सके कि असल हकीकत क्या है उसामा की हलाकत की, और क्यों ना पाकिस्तान को इस बारे में पता चल सका। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।